सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम वास्कुलर फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ दी ऑटो रेगुलेशन। ऑटो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। ऑटो रेगुलेशन में हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उनका मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा आपको। ऑटो रेगुलेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड फ्लो है टू एन ऑर्गन, उसकी रेगुलेशन कैसे होती है, उसमें कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, किन स्ट्रक्चर्स में वो अपना रोल प्ले करता है, फिर इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है, ऑटो रेगुलेशन की को हम डिफाइन करेंगे और किन स्ट्रक्चर्स में ऑटो रेगुलेशन होती है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं लाइक हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, वो कैसे अपना ब्लड फ्लो जो है रेगुलेट करती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द परफियूजन प्रेशर। इनके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन ऑन द ऑटो रेगुलेशन। Auto regulation, basically it is the auto regulation of blood flow to an organ. तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन। अब कोई भी ऑर्गन है उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। बेसिकली इसके दो मैकेनिज्म है, एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है और एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो टू एन ऑर्गन। कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है? इट इंक्लूड्स द स्किन एंड मसल्स इन रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग मसल्स हैं और स्किन है जिनमें ब्लड फ्लो कंट्रोल किया जाता है बाय द एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, दैट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा मैकेनिज्म है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जिसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। अब ये जो ऑटो रेगुलेशन है इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके टर्म के नाम से ज़ाहिर है कि ऑटो रेगुलेट, कि जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, अपना ब्लड फ्लो खुद ही रेगुलेट करती हैं। चाहे कोई भी ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ रही हैं, परफ्यूजन प्रेशर में कोई भी चेंजेस आ रही हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स अपने ब्लड फ्लो को खुद रेगुलेट करती हैं। इसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। और ये इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, उन ऑर्गन्स का अपना मैकेनिज्म के थ्रू वो ऑटो रेगुलेट करती हैं। ठीक है, अब ये किन के थ्रू हो सकता है? ये मायोजेनिक हो सकता है, यानी मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें बेसिकली वो एक्ट करते हैं एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स। तो ये मायोजेनिक हो सकता है या मेटाबॉलिक हो सकता है, यानी कि इसमें मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड है, जो रोल प्ले करते हैं इन ऑटो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। कौन सी स्ट्रक्चर्स? स्किन और रेस्टिंग मसल्स। और इंट्रिंसिक जो मैकेनिज्म है ब्लड फ्लो का कंट्रोल का, दैट इज़ द ऑटो रेगुलेशन। और ऑटो रेगुलेशन में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? मायोजेनिक मैकेनिज्म या मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है। तो मायोजेनिक में मसल्स होंगे विच विल एक्ट एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, और मेटाबॉलिक में डिफरेंट मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस होंगी जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेंगी और ऑटो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करेंगी। अब इसमें कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में सेरिब्रल वेसल्स हैं इसकी एग्जांपल, कोरोनरी वेसल्स हैं इसकी एग्जांपल, एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं, किडनीज हैं। ठीक है, और दूसरे भी ऑर्गन्स हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज ऑटो रेगुलेशन? इट इज द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू मेंटेन इट्स ब्लड फ्लो डिस्पाइट चेंजेस इन परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, परफ्यूजन प्रेशर उस ऑर्गन का चाहे जो भी है, इंक्रीज है या डिक्रीज है, तो वो ऑर्गन अपना ब्लड फ्लो खुद रेगुलेट करेगा। उसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। इस एबिलिटी को हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। नाउ इट इज़ मोस्टली डन बाय लोकल मेटाबोलाइट्स, जैसा कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। डिफरेंट सिक्रीटरी सब्सटेंसेस होती हैं लाइक लैक्टिक एसिड, CO2 मेटाबोलाइट्स हैं जो इस ऑटो रेगुलेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। नाउ नो रोल इज प्लेड बाय नर्वस सिस्टम, यानी जैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था, वो कोई रोल प्ले नहीं करता ऑटो रेगुलेशन में, या कोई हार्मोन्स भी अपना रोल प्ले नहीं करते। वन इज द एक्सेप्शन, दैट इज द स्किन। ठीक है, स्किन जो है इट हैज़ वेरी लिटिल ऑटो रेगुलेटरी कैपेसिटी।
तो स्किन में जो ब्लड फ्लो की रेगुलेशन होती है इट इज़ मोस्टली अंडर द सिंपैथेटिक कंट्रोल, और सिंपैथेटिक जब रिस्पांस होगा अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा एंड इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया है कि ऑटो रेगुलेशन क्या है, इसका एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है, ऑटो रेगुलेशन की डेफिनेशन और कौन सा मेन फैक्टर होता है जो इसमें रोल प्ले करता है, और न्यूरोनल और हार्मोनल सोर्सेज का कोई रोल है या नहीं है, और स्किन को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स को, कि डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि लंग्स में ऑटो रेगुलेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्वियोलाई है, ठीक है, और ये हमारे पास पल्मोनरी वेसल है अराउंड द एल्वियोलाई। अब जब ऑक्सीजन ब्रीदिंग इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी से एंटर होती है एल्वोलाई में, और फिर ये एक्सहेल हो जाती है और ऑक्सीजन एंटर होती है इनटू दी आर्टरी, यानी कि इस वेसल में ऑक्सीजन एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होगी। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ पे कम है यानी हाइपोक्सिया है, अगर ऑक्सीजन के लेवल्स यहाँ पे कम है तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डिक्रीज ऑक्सीजन है तो क्या होगा कि ये जो आर्टरी होगी, ये वेसल होगी, इट विल गो अंडर कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्शन होगी ताकि ये जो ब्लड है ये डायरेक्ट हो सके उस एल्वियोलाई में जहाँ पे गुड ऑक्सीजन लेवल मौजूद है, ताकि ऑक्सीजन एंटर हो सके इनटू द ब्लड। तो लंग्स इस तरह अपना जो ब्लड फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं। अगर ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा, देयर विल बी वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स, ताकि ब्लड को डायरेक्ट किया जा सके टू द गुड वेंटिलेटेड एल्वियोलाई, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है इनफ है फॉर गुड ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड। तो ये लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये जो ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है ये डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर ऑर्गन्स। उसमें क्या होता है कि अगर हाइपोक्सिया है, डिक्रीज ऑक्सीजन है, तो वेसो डायलेशन होती है, ठीक है, वेसो डायलेशन होती है ताकि ज़्यादा ब्लड आ सके उस वेसल में। जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा आएगी। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये डिफरेंट है, पल्मोनरी वेसल्स अंडरगो कंस्ट्रिक्शन इफ़ देयर इज़ डिक्रीज ऑक्सीजन, ताकि ब्लड जो है उन एल्वियोलाई में जाए जहाँ पे गुड ऑक्सीजन मौजूद है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ब्लड में एंटर हो सके। पल्मोनरी वास्कुलेचर इज़ यूनिक इन दैट एल्वुलर हाइपोक्सिया, ठीक है, एल्वुलर हाइपोक्सिया है यानी एल्वुलाई में डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल्स हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो उसके नतीजे में क्या होगी, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी ताकि ओनली वेल वेंटिलेटेड एरियाज आर परफ्यूज्ड, ठीक है। इसमें दूसरा मैकेनिज्म, इस कंसेप्ट डिस्कस किया है हमने, डिस्कस किया था कि ये एल्वियोलाई है और यहाँ पे ये ब्लड वेसल है। तो अगर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम हैं तो ब्लड यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा दूसरी पल्मोनरी आर्टरी में, उस आर्टरी में जहाँ पे गुड ऑक्सीजन मौजूद है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो सके। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि वो एल्वियोलाई जिनमें या जो वेल वेंटिलेटेड हैं वो उनकी परफ्यूजन जो है वो बेहतर हो सके, अच्छी हो सके। तो ये उसका दूसरा बेनिफिट है। तो उसका पहला बेनिफिट ये हो गया पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन का एल्वुलर हाइपोक्सिया में। एल्वुलर हाइपोक्सिया में पहला इसका बेनिफिट ये हो गया कि जब पल्मोनरी वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड जो है फ्लो करेगा उस एल्वुलाई की तरफ जहाँ पे गुड ऑक्सीजन मौजूद है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में एंटर हो। और दूसरा इसका बेनिफिट ये हो गया कि जो वेल वेंटिलेटेड एल्वुलाई हैं उनकी परफ्यूजन जो है वो अच्छी मेंटेन रहे, जबकि दूसरे ऑर्गन्स में हाइपोक्सिया वेसोडाइलेशन कॉज करता है। सो इट वाज अबाउट द लंग्स। अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट में। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, हार्ट में तीन मेटाबोलाइट्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये जो